So hello students, welcome with the quantum mechanical model of atom। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि लास्ट टाइम हमने बोहर मॉडल के बारे में स्टडी किया, अभी क्वांटम के बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो बोहर की आपकी लिमिटेशन थी उसको दूर करने के लिए कौन आया है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि बोहर में लिमिटेशन क्या क्या थी, देन हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलेंगे। So let's start with limitation for Bohr model of an atom। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन दिखेगा, इसने कहा था it could not explain the splitting of spectrum। मीन्स कि ये स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब स्पेक्ट्रम जो आपका यानी 7 कलर का कॉम्बिनेशन वो आपका क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, वो बिखर रहा है। अब वो बिखरेगा कब, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field। अब स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको दो टर्म इंट्रोड्यूस करवा रही हूं। जो मैंने कहा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब मैं बात करूंगी कि मेरी स्पेक्ट्रम जो है स्प्लिट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, दैट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। उसे क्या नाम दिया जाता है, स्टार्क इफेक्ट का नाम दिया जाता है। और जब मैंने बात की स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज जीमन इफेक्ट। तो इन ब्रीफ में ये बात कह सकती हूं कि जो बोहर है वो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसी लिमिटेशन को किसने ठीक किया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने। और सीबीएसई में 2 मार्क्स अलग से भी पूछी जा सकती हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो अब चलते हैं सेकंड लिमिटेशन की तरफ। सेकंड लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन to form compounds। सेकेंड लिमिटेशंस में बोहर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि आपके जो एलिमेंट है वो कंबाइन होके कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो एक्चुअली जब हमने पढ़ा था एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसके अंदर फोर्सेस प्रेजेंट थी, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेशन, व्हाटएवर द फोर्सेस प्रेजेंट। मींस कि इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थी मेन 2 लिमिटेशन फॉर बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब यहां पे हमारा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आपने क्या करना है, स्पेक्ट्रल लाइंस को स्प्लिट करना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, दोनों बातें बताई मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पे बताया, मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड पे बताया। अब आपको आंसर करना अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है, कौन सा इफेक्ट है, जीमन इफेक्ट। तो द राइट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज जीमन इफेक्ट। Okay, now come to this question. This is very important question. नीट 2019 में ये 4 मार्क्स का पूछा गया है। और जिसने मेरी लास्ट वीडियो चेक नहीं की, प्लीज उसे चेक कीजिएगा। वहां पे हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। तो आइए इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले। Which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region? मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 लाइंस करवाई थी और उनके स्पेक्ट्रल रीजन भी बताए थे। तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि विजिबल रीजन में कौन सा लाई करता है। तो स्टूडेंट्स, द आंसर विल बी बाल्मर। और जिसको डाउट है प्लीज वीडियो में टेबल चेक कीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स जो 2019 में पूछा गया था। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। अब ये जो 2 लिमिटेशंस थी इनको दूर करने के लिए आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो आइए देखते हैं इसने क्या क्या बातें हमें बताई। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बता रहा है, डुअल नेचर ऑफ
मैटर। किसी एक्सप्लेन करना चाह रहा है मैटर के डुअल नेचर को। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के भी डुअल नेचर है, जहां हमने पढ़ा था वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। फिर को ना यार क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो मेरे आसपास जितनी भी चीजें प्रेजेंट है मैटर की नेचर कैसी होगी, डुअल नेचर होगी। ओके, द सेकंड वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला गया अबाउट द हाइजेनबर्ग था एक साइंटिस्ट का नेम, उसने हमें प्रिंसिपल दिया अबाउट द अनसर्टेनिटी, यानी कि वैल्यू फिक्स नहीं होगी, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी में गड़बड़ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर से, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो साइंटिस्ट आया था उसका नेम था डी ब्रॉगली। क्या नेम था, डी ब्रॉगली। तो इसे डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो डुअल नेचर की बात की है, वही डुअल नेचर होंगे पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो देखिए सबसे पहले हम मेंशन कर रही हूं मैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और सॉरी पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर की बात कर रहे तो वही वर्डिंग लिखूंगी मैं, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर जैसे लास्ट टाइम हमने स्टडी किया, प्लैंक्स ने बताया था, और प्लैंक्स ने फॉर्मूला दिया था E इक्वल्स टू एच म्यू, कि जो आपकी एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जहां पे एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये तो बात की गई अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू वेव नेचर। वेव नेचर के अकॉर्डिंग आपको एक फॉर्मूला पता है जो आइंस्टाइन ने दिया था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि जो एनर्जी है वो किसकी इक्वल है, m यानी कि मास, T यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मेरे पास यहाँ पे दोनों नेचर के अकॉर्डिंग दो फॉर्मूलेज आ चुके हैं। आई हैव टू इक्वेशंस, E इक्वल टू एच म्यू एंड E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली मैं राइट हैंड साइड को क्या कर दूंगी, कंपेयर कर दूंगी। तो मैं यहां लिख सकती हूँ एच म्यू किसके इक्वल होगा, एम सी स्क्वायर के इक्वल होगा। इस तरह से हमने क्या किया, दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लिया। अब जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है म्यू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सी अपॉन में लैम्डा। यहां आपका दोनों जगह सी है, सी विल बी कैंसल आउट, यानी क्या बचा, एच अपॉन में लैम्डा इक्वल टू एम सी। तो यहां पे मैं क्या करूंगी, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूं। दिस इज नॉन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस एक्सप्रेशन को क्या नाम दिया जाता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या है, लैम्डा किसकी इक्वल है, एच अपॉन में एम सी। टी तो क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब मैं क्या करूंगी, रिप्लेसिंग सी बाय वी। वी आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम की बात की जा रही है। तो मीडियम में आपका क्या रहता है, इस तरीके से कुछ राइट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट एग्जाम में ये मोस्टली पूछा जाता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आपको इस तरीके से निकालना है, बहुत ही इजी सा इक्वेशन है, दो फॉर्मूले से जस्ट आपने इसको डिराइव करना है। अब बात आती है व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, किसकी बात की जा रही है, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए, ये जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था, इट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर मैक्रो। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। ये मैक्रो यानी कि मेरे सामने अगर बेंचेस प्रेजेंट है, चेयर्स प्रेजेंट है, ये उन पे वर्क नहीं करेगा। तो यही आपने लिखना है, इट इज ओनली फॉर माइक्रो नॉट फॉर मैक्रो। यही इसका सिग्निफिकेंस होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम टू
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग जैसा मैंने आपको बताया ये एक साइंटिस्ट का नेम था, इसने प्रिंसिपल दिया अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है, क्या गड़बड़ है देखते हैं। ये कहता है जब भी आप बात करेंगे किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं इलेक्ट्रॉन का। कहता है आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते। अगर आप उसे साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करते हैं, द वैल्यू विल बी इनएक्यूरेट, वहां पे आपकी कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी आएगी। तो राइट करते हैं इसके टर्म्स में, क्या कहता है ये, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल to determine simultaneously the position and momentum of an electron। तो इसने इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात की कि उसकी जो है पोजीशन और मोमेंटम को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो हम यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं कि मैथमेटिकली इस चीज को कैसे डिफाइन किया गया। मैथमेटिकली डेल एक्स रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इनटू में डेल P represents uncertainty in momentum and it will be equal to h upon में 4 pi। क्या है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, यहां पर है h अपॉन में 4 pi। जब मैंने बोहर मॉडल को स्टडी किया था देन वहां पे रीड किया था h अपॉन में 2 pi। यहां पे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पुट किया जाता है। ओके, नाउ कम टू द सिग्निफिकेंस। इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो जैसा हमने डी ब्रॉगली में पढ़ा सेम वही सिग्निफिकेंस है। ये भी माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए लिख लेते हैं डी ब्रॉगली, या इसमें हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट not for macroscopic object। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जो है 3 मार्क्स से क्वेश्चन पुट किया गया था। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से था वो, डिफाइन व्हाई हाइजेनबर्ग uncertainty principle has no significance in our daily life। देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन था, आपको डिफाइन करना था कि जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसका हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल सी बात है, डेली लाइफ में हम माइक्रो के साथ डील नहीं करते, डेली लाइफ में हम डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ। और हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये माइक्रो के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका आंसर सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है जस्ट। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आपके नीट जे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और सीबीएसई लेवल पे इस टाइम आपको पता है थोड़ा सा अपना लेवल को रेज कर चुका है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर। देखिए फर्स्टली बोला गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सेकेंड बोला गया वेव नेचर का कॉन्सेप्ट was proposed by डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछा गया ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी आप पढ़ के आए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग ने,
और देखिए यहाँ पे वर्ड है रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट डैश जो है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग है, सेकंड वाला सेकंड वाले के अकॉर्डिंग है। तो अनफर्टिलिटी प्रिंसिपल दो बंदों ने दिया था, दो हाइजेनबर्ग ने दिया था, तो ये आपका दो ऑप्शंस में है। अब बात करते हैं, सेकंड था वेव नेचर। अब वेव नेचर की जहां तक बात की गई थी, देखिए डी ब्रोगली है या प्लैंक्स है, तो प्लैंक्स तो आप पढ़ चुके हो, प्लैंक्स ने तो जस्ट क्या दिया था, पार्टिकल नेचर दिया था, तो ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।